कीर्ति सुबह सुबह पूजा पाठ करके रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है और सब्जियां निकालने के लिए वो जैसे ही फ्रिज खोलती है उसमें सब्जियां ना देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो खुद से बोलती है, जब भी फ्रिज खोलो हमेशा ही फ्रिज खाली ही मिलता है। बल्कि मैंने माँ जी से एक दिन पहले ही बोला था कि माँ जी सब्जियां खत्म हो गई हैं, ला दीजिए, लेकिन मेरी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता, न ही सास न ही पति। अभी जाकर माँ जी को बताती हूँ। माँ जी, खाने में क्या बनाऊँ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहू, तेरा जो मन करे वो तू बना ले, तेरी पसंद तो सबको पसंद आती है। माँ जी, बनाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना फ्रिज में। अरे फ्रिज में एक सब्जी भी नहीं है, बल्कि मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि माँ जी सब्जी नहीं है, ले आइए। बहू, मेरे दिमाग से निकल गया कल, मैं भूल गई एकदम। माँ जी, आप तो भूल गई, लेकिन मेरा तो काम रुक गया ना। अब मैं क्या करूँ और क्या ही बनाऊँ मैं? कोई दाल बना ले, अब सब्जी नहीं है तो क्या करेगी? माँ जी, दाल आपके बेटे को पसंद नहीं है। अभी जब वो नाश्ता करने आएंगे ना और दाल देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं पड़ोस में जाकर देखती हूँ, एक सब्जी वाली लगाती है, अगर उसके पास कोई सब्जी होगी तो मैं ले आऊंगी, तब तक तू चाय बना। जी ठीक है माँ जी। कीर्ति इतना कहकर रसोई में चली जाती है और सरला सब्जियां लेने के लिए घर के बाहर, जहां सड़क के किनारे एक सब्जी वाली बैठी होती है जिसके पास सिर्फ गोभी होती है, सरला उससे गोभी खरीद कर घर आ जाती है और रसोई में जाकर कीर्ति को दे देती है। बहू, उसके पास सिर्फ गोभी थी तो मैं वही ले आई, तू इसी की सब्जी बना ले। कोई बात नहीं माँ जी, मैं गोभी के पराठे और चटनी बना दूंगी, जल्दी भी बन जाएगा और सबको पसंद भी आ जाएगा। हाँ बहू, सही कहा, वैसे भी बहुत दिन हो गए गोभी के पराठे खाए हुए, तू बना, मैं अभी आती हूँ। सरला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कीर्ति गोभी के पराठे बनाने की तैयारियों में लग जाती है। तभी उसका पति सूरज उसे आवाज लगाता है, कीर्ति, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। सूरज जी, मैं रसोई में हूँ, अभी आती हूँ। वैसे ही खाना बनाने में लेट हो गया है, अब सूरज जी भी बुला रही हैं। एक काम करती हूँ, पहले उनकी सुन लेती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद कोई और काम करूँगी, वरना वो शोर मचा मचा कर पूरे घर को सर पर उठा लेंगे। जी सूरज जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया है। मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि खाने में क्या बनाया तुमने। मुझे कोई ज्यादा भूख तो है नहीं, अगर कुछ मीठा हो तो खिला दो ताकि मजा आ जाए। मुझे 2 दिन से ना मीठा खाने का मन कर रहा है। कीर्ति वहाँ से चली जाती है और रसोई में खड़ी होकर सोचने लगती है कि वो मीठे में क्या बनाए। तभी उसकी नजर घिसी हुई गोभी पर जाती है और वो गोभी को भी घी में भूंजकर उसमें दूध, चीनी और मेवे डालकर उसकी मिठाई बना देती है। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी कीर्ति सबके लिए गोभी की मिठाई लेकर आती है। ये किस चीज की मिठाई है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पहले आप खाकर बताइए कि कैसा बना है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि किस चीज की मिठाई है। लेकिन बहू, तूने तो बोला था कि तू गोभी के पराठे बनाएगी, तो फिर ये मिठाई क्यों बनाई? माँ जी, मैं तो पराठे ही बना रही थी, फिर सूरज जी ने बोला कि उनको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैंने मिठाई बना दी, क्योंकि मीठा तो आपको भी बहुत पसंद है ना। हाँ बहू, सही किया तूने, अब जल्दी से दे मुझे खाने को। जी माँ जी, अभी देती हूँ। सभी लोग एक साथ बैठकर कीर्ति की बनाई हुई मिठाई खाते हैं और उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो मिठाई खा रहे हैं वो गोभी की बनाई हुई है। तभी सूरज बोलता है, मिठाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस चीज की मिठाई है। हाँ बहू, मुझे भी ये जानना है कि ये कौन सी मिठाई है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे अगर मैंने बता दिया तो। पहले बताओ तो। ये गोभी की मिठाई है जिसकी हम लोग सब्जी खाते हैं। क्या बात कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? भला गोभी से मिठाई कैसे बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनेगी सूरज जी, तभी तो बनाई है। बहुत आसान तरीके से बनाना है इसको। तब तो ना एक काम करना, तुम हर दूसरे तीसरे दिन ना ये बना लिया करना, क्योंकि हमें तुम्हारी बनाई हुई गोभी की मिठाई बहुत पसंद आई है। क्यों माँ, सही बोला ना मैंने? हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोला तूने, स्वाद तो बहुत अच्छा है इसका, हमारे पैसे भी बच गए और हमें घर की फ्रेश मिठाई खाने को भी मिल गई। अपने परिवार वालों की बात सुनकर कीर्ति को बहुत खुशी होती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन सरला कीर्ति के साथ अपनी पड़ोसन कमला के घर जाती है और देखती है कि वो घर की साफ सफाई में लगी होती है। तभी सरला बोलती है, तू अभी तक साफ सफाई में ही लगी हुई है,
तुझे तो हमारे साथ गुरुजी के आश्रम में जाना था। जाना तो था, लेकिन क्या करूं? मेरी बेटी और दामाद घर आ रहे हैं, उनका भी तो स्वागत करना है ना। बस एक कमी रह गई है, मैंने मिठाई नहीं ली है अभी तक। अब इतनी जल्दी में मिठाई कहाँ मिलेगी? तुझे जब पता था कि वो लोग आने वाले हैं तो तुझे कल ही मंगा लेना चाहिए ना। लेकिन तू इतनी आलसी है कि कोई काम तुझसे समय से होता नहीं। मैं आलसी नहीं हूँ सरला। कल मुझे नहीं पता था कि वो लोग आने वाले हैं। उन्होंने रात में ही मना कर दिया था कि हम लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन सुबह जब फोन किया तो वो कह रहे थे कि हम रास्ते में हैं और आ रहे हैं। तो क्या करती मैं? मना तो कर नहीं सकती थी। ठीक है, फिर तू अपनी बेटी और दामाद की खातिरदारी कर। मैं चली अपनी बहू को लेकर गुरुजी के पास। सरला ऐसे मत कर, मुझे भी गुरुजी के पास जाना है। कल चल लेंगे, आज रुक जा तो भी मिल लियो मेरे बेटी दामाद से। ठीक है, रुक जाती हूँ, लेकिन अब तू क्या करेगी? क्या देगी उन्हें पानी के साथ? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कमला आंटी, आपके घर में गोभी है या नहीं? बहू, ठंड में गोभी ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब तो समझ सरला कि तेरा काम बन गया, क्योंकि मेरी बहू गोभी की मिठाई बहुत अच्छी बनाती है कि अगर तू वो बाहर लेने जाएगी तो तुझे मिलेगी ही नहीं। वो तो वैसे भी नहीं मिलेगी। गोभी की मिठाई कहाँ बनती है? तू मुझे पागल बना रही है क्या? मैं तो सच बोल रही हूँ, मेरी बहू बहुत अच्छी गोभी की मिठाई बनाती है। अगर तेरे बेटे दामाद खाएंगे तो दोबारा फिर मांगेंगे। अगर ऐसी बात है तो बना दे बहू, वैसे भी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। कमला इतना कहकर कीर्ति को रसोई में लेकर जाती है और उसे मिठाई बनाने का सारा सामान देकर खुद दूसरे कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद मिठाई की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तभी कमला रसोई में आती है और मिठाई को देखकर बोलती है, बहू, मिठाई तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आंटी जी, आप खाकर भी देख लीजिए। मन तो कर रहा है खाने का, जरा चखा तो सही। बिल्कुल आंटी जी, अभी देती हूँ। वाह बहू, सच में मजा आ गया। मिठाई तो बहुत अच्छी बनी है। कमला और कीर्ति आपस में बातें कर ही रही होती है। तभी कमला की बेटी और दामाद दोनों आ जाते हैं और कीर्ति उनके लिए भी गोभी की मिठाई लेकर आती है और सभी उसकी मिठाई खाकर बहुत तारीफ करते हैं और पैक करवा के ले भी जाते हैं। उनके जाने के बाद कमला बोलती है, बहू, आज तूने मेरी इज्जत बचा ली, वरना मेरी बेटी और दामाद के सामने मेरी बेइज्जती हो जाती। मुझे माफ करियो, मैंने तेरे हुनर पर शक किया। कोई बात नहीं आंटी जी, जब आपने कभी खाई नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अब तो सब चले भी गए और मिठाई भी बच गई, तो क्यों ना इसे हम ही लोग मिलकर खा ले। बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। कमला की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और एक साथ बैठकर गोभी की मिठाई भी खाते हैं। उस दिन के बाद से जब भी कमला को गोभी की मिठाई खाने का मन करता, वो सरला के घर पहुंच जाया करती थी। साथ ही अपनी सहेलियों को भी लाया करती, जिससे कीर्ति की गोभी की मिठाई की तारीफ उसके घर और बाहर दोनों जगह होने लगती है। मधु हर दिन एक मोटी सी बिंदी लगाकर अपने कॉलेज जाती थी, जिसे देखकर सभी लोग उसका मजाक बनाते थे। एक दिन जब वो कॉलेज जा रही थी, तभी उसे देखकर एक लड़की कहती है, अरे ये देखो, इस लड़की ने कितनी बड़ी और मोटी बिंदी लगा रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई किन्नर कॉलेज आई है। इतना कहकर सभी उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर सोनू आता है और मधु का मजाक बनते हुए देखकर कहता है, अरे तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब दांत निकाल के हंसती रहती हो। तुम्हें क्या मतलब है उससे? हम हंसे या रोए? अगर थोड़ी देर और तुम दोनों यहाँ पे दिखी ना तो रोने लगोगी, इसलिए ना जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। सोनू की बात से डरकर वहाँ से वो लड़कियाँ चली जाती हैं और फिर सोनू मधु से कहता है, अरे मधु, जब सभी मजाक बनाते हैं तो तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देती हो? मुझसे जवाब नहीं दिया जाता। चलो मुझे तो बताओ कि तुम मोटी बिंदी क्यों लगाती हो? मैं ये नहीं बता सकती, सॉरी। चलो ठीक है, मत बताओ। अब कॉफी पीने तो जा सकते हैं ना हम। सोनू की बात मानकर मधु उसके साथ कॉफी पीने चली जाती है। सोनू मधु का बीएफ था। दोनों एक साथ करीब 2 साल से थे, लेकिन अभी तक सोनू को भी नहीं पता था कि आखिर क्यों मधु इतनी मोटी बिंदी लगाया करती थी। एक दिन सोनू मधु से कहता है, देखो मधु, अब बहुत हो गया है। क्या हो गया? बहुत। मेरा मतलब है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब बहुत हो गया BF GF बनकर। तो मैंने कब मना किया है? कर लेते हैं शादी।
सोनू और मधु कुछ समय बाद अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं। उनके घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद मधु की उसके ससुराल में मुंह दिखाई होती है। उसके घर पर मोहल्ले की सभी औरतें जमा होती हैं और अपनी मुंह दिखाई के दिन भी मधु एक बड़ी सी बिंदी लगाकर बैठी होती है, जिसे देखकर पड़ोस की गोमती कहती है, अरे धारा, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, लेकिन देखो तो ये इतनी मोटी बिंदी लगा कर क्यों बैठी है। ऐसी लग रही है जैसे वो गोपी बहू की सास कोकिला है ना, बिल्कुल वैसी। गोमती बहन, आजकल के लड़कियों का ये फैशन होता जा रहा है। जैसे ड्रेस छोटी होती जा रही है वैसे बिंदी बड़ी होती जा रही है क्या? अरे धारा बहन, मेरे कहने का मतलब ये है कि बहू दिखने में कितनी सुंदर है, लेकिन अगर ये बड़ी बिंदी हटा दे तो और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। अब मैं उसे क्या ही कह सकती हूँ। अगर हटाने को कहूँगी तो सोचेगी शादी को अभी पल भर भी नहीं हुआ और सास की तानाशाही चालू हो गई। कह तो सही रही हो बहन। खैर, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम है घर पर। इतना कहकर गोमती वहाँ से चली जाती है। शाम को मधु सभी के लिए खाना बनाती है और सभी बैठकर खाना खाते हैं। तभी धरा मधु से कहती है, अरे बहू, जरा मुझे भी तो बता कि तू इतनी बड़ी और मोटी बिंदी क्यों लगाती है? माँ जी, आपने ही तो कहा था आजकल बड़ी बिंदी लगाना फैशन हो गया है, तो बस मुझे भी अच्छा लगता है ये बिंदी लगाना। बहू, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि बिंदी मत लगा। बिंदी तो सुहागन के चेहरे की शोभा बढ़ाती है, लेकिन वो बिंदी छोटी भी हो सकती है, जैसे मैं लगाती हूँ। माँ जी, पर मुझे तो ये मोटी बिंदी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये लगाती हूँ। ठीक है बहू, जो तुझे ठीक लगे तू वही कर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। बस मैं तुझे इतना समझाना चाहती हूँ कि जब तू ये मोटी बिंदी लगाकर बाहर निकलेगी तो बच्चे और बड़े सब तुझे भरी जवानी में आंटी कहकर पुकारेंगे। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सोनू भी कहता है, अरे मधु, वैसे माँ ठीक कह रही है, इतनी बड़ी बिंदी लगाने की क्या जरूरत है। तुम बिना बिंदी के भी बहुत अच्छी दिखोगी। क्या आप दोनों मेरी बिंदी के पीछे पड़ गए हो? कोई और बात नहीं है करने के लिए आप दोनों के पास? अब मुझे जो पसंद है सो पसंद है। इतना कहकर मधु वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह सोनू के ऑफिस जाने के बाद मधु नहा धोकर तैयार हो रही थी और अपने आप को शीशे में देखकर कहती है, माँ जी सच कह रही थी, ये बिंदी बहुत बड़ी है और मोटी भी, लेकिन अगर कमबख्त ये चोट का निशान न होता तो मुझे ये बड़ी और मोटी बिंदी नहीं लगानी पड़ती। पर कर भी क्या सकते हैं, अगर उस दिन मुझे वो लट्टू ना लगता तो ये निशान भी ना होता। मधु जब छोटी थी तब वो एक दिन अपनी दोस्त के साथ स्कूल जा रही थी। वहाँ पास में कुछ लड़के लट्टू खेल रहे थे और एक लड़के के हाथ से लट्टू फेंकने के समय पास से गुजर रही मधु के माथे पर वो लट्टू जाकर लग जाता है और मधु के माथे से खून निकलता है। ये देखकर उसकी सहेली पूजा कहती है, अरे मधु, तेरे माथे में से खून निकल रहा है, चल जल्दी डॉक्टर के पास। क्या कहा, खून? इतना कहते ही मधु वहीं बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने घर पर होती है, जहाँ उसकी दोस्त पूजा भी थी, जिसे देखकर मधु कहती है, अरे पूजा, मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है? और ये मुझे अपना सर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? अरे मधु, हम तेरे घर पर हैं। जब हम स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में एक लड़के ने गलती से तेरे सर पर लट्टू मार दिया था। तू बेहोश हो गई थी, जिसके बाद मैं और एक अंकल तुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। क्या कहा? मेरे माथे पर चोट लगी है? हाय राम, अब तो मेरा पूरा फेस ही खराब हो गया। अब मुझसे शादी कौन करेगा? अब तो ये निशान भी नहीं जाएगा जल्दी से। अब मैं क्या करूं? सुन, ज्यादा कुछ नहीं होगा। मेरी माँ के माथे पर भी एक ऐसा ही निशान है, तो वो अपने माथे के निशान को छुपाने के लिए एक मोटी और बड़ी सी बिंदी लगाती है। क्या कहा, बिंदी? अगले दिन मधु भी अपने माथे पर एक मोटी सी बिंदी लगाकर स्कूल जाती है, जहाँ पर उसे देखकर सभी बच्चे उसका खूब मजाक बनाते हैं। जिसके बाद उसकी दोस्त पूजा उससे कहती है, देख मधु, ये बिंदी लगाने से तेरा मजाक बनेगा, लेकिन अगर तू ये बिंदी हटा देगी तो तेरा सब मजाक बनाएंगे और फिर एक निशान वाली लड़की से शादी करने के लिए कोई लड़का घबराएगा, क्योंकि हर लड़का चाहता है कि उसकी बीवी ऐसी हो जो दिखने में सुंदर हो और उसके चेहरे पर कोई निशान ना हो। कह तो ये बिल्कुल सही रही है। कुछ दिन बिंदी लगाकर आऊंगी तो सब लोग भूल जाएंगे और सभी को मुझे ऐसे देखने की आदत भी हो जाएगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी हमारे घर में रस्म होती है, क्योंकि लड़कियों को बिंदी लगाना पड़ता है। तभी वो अपने पुराने दिन के ख्यालों से बाहर आती है और बिंदी लगाकर अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर में सोनू घर वापस आता है।
सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तभी धरा कहती है, अरे बहू, तुझे पता है हमारे बाजू में जो कमला रहती है ना, उसकी बहू सुमन है ना, रोज एक बिंदी लगाया करती थी। लेकिन अब पता है उसके साथ क्या हुआ? रोज रोज बिंदी लगाने की वजह से उसके माथे पर एक बड़ा सा दाना निकल गया और एक नीला निशान भी बन गया। बहू, तू भी थोड़ा कम बिंदी लगाया कर, खासकर ये बड़ी बिंदी। अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने जरूर अपने फेस पर कुछ लगाया होगा, तभी उसके साथ ऐसा हुआ है। अरे नहीं बहू, तुझे पता नहीं है क्या कि बिंदी में गोंद होती है जिसे लगाने से नुकसान भी हो सकता है। माँ जी, ये सब कहने की बात होती है। आप आराम से खाना खाओ, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। अपनी सास को चुप कराकर मधु चुपचाप खाना खाने लगती है, जिसके कुछ ही घंटों बाद सभी सोने के लिए अपने कमरों में चले जाते हैं। अब सोनू के सोने के बाद मधु अपनी बिंदी हटाकर शीशे में अपनी चोट के निशान को देखती हुई खुद से कहती है, कहीं माँ जी जो कह रही थी वो सच ना हो, वरना मेरा ये सुंदर चेहरा और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। मधु को यूँ बिना बिंदी के सोनू देख लेता है, क्योंकि वो सोया नहीं था। तभी वो मधु से कहता है, अरे ये क्या मधु, तुम्हारे माथे पे इतनी बड़ी चोट कब और कैसे लगी? कौन सी चोट? सोनू जी, कोई भी चोट नहीं लगी मुझे तो। झूठ मत कहो, मैंने अभी देखा है, तुम्हारी इस बिंदी के नीचे निशान है। बताओ कैसे लगी तुम्हें ये चोट? सोनू के इतना कहते ही मधु सोनू को सारी बातें बता देती है कि वो क्यों इतनी मोटी बिंदी लगाकर घूमती थी। और उसकी सारी बात सुनकर सोनू मधु से कहता है, अरे बस इतनी सी बात के पीछे तुम ये बिंदी ना चाहते हुए भी लगा रही थी। ये तो गलत बात है ना मधु। अगर तुम्हारे माथे पर निशान है तो क्या हुआ? तुम कोई क्रीम लगाओ इसे हटाने के लिए। कब तक ये बिंदी लगाकर दुनिया से अपने चोट के निशान को छुपाती रहोगी? पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था ये करने के अलावा। चलो एक काम करते हैं, कल ही हम दोनों एक अच्छे से स्किन डॉक्टर के पास चलकर ना उससे दवाई लेकर आते हैं। फिर कभी तुम्हें ना ये मोटी बिंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनू की बात मानकर अगली सुबह मधु सोनू के साथ एक अच्छे डॉक्टर से अपने इस निशान की दवा लेकर आती है और दवाई को अपनी चोट के निशान पर लगाया करती। कावेरी अपने परिवार वालों के साथ कानपुर की रहने वाली थी। कावेरी की हमेशा से इच्छा थी कि उसकी एक बेटी हो, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। इसके कारण वो अपनी बहू रुबीना को ही अपनी बेटी की तरह प्यार करती। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक रोज सुबह के समय उसकी पड़ोसन रमा हाथों में पूजा की थाली लिए कावेरी के घर आती है और रसोई में काम कर रही उसकी बहू रुबीना से कहती है, बहू, तेरी सास कहाँ है? आज मंदिर नहीं जाएगी क्या वो? आंटी जी, माँ जी अभी तक कमरे से नीचे नहीं आई हैं। आप बैठिए, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। ठीक है बहू, वैसे ही आज मंगलवार है, बहुत भीड़ होगी मंदिर में। जी आंटी जी। रुबीना इतना कहकर अपनी सास के कमरे में जाती है और देखती है कि इतनी सुबह होने के बाद भी वो आराम से सो रही है, जिसे देखकर वो अपनी सास के पास जाती है और उसे आवाज देते हुए कहती है, माँ जी उठिए, नीचे रमा आंटी आई हैं, आपको पूछ रही हैं। क्या हुआ बहू, आज तो मुझे जगाने आई है? ज्यादा समय हो गया क्या आज मुझे उठने में? हाँ माँ जी, आज आपको देर हो गई। रमा आंटी कब से मंदिर जाने के लिए आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन आप तो अभी तक सो रही हो। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं बहू, लेकिन आज शरीर कुछ भारी सा लग रहा है। बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था, बहुत चक्कर भी आ रहे थे, मैं उठ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं माँ जी, एक काम करिए, आप आराम ही करिए। मैं आंटी जी को बोल देती हूँ, आज वो अकेली मंदिर चली जाएंगी। रहने दे बहू, मैं चली जाती हूँ, वरना उसको बुरा लगेगा। तू जा, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। ठीक है माँ जी। रुबीना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कावेरी तैयार होकर हाथों में पूजा की थाली लिए नीचे आती है और अपनी पड़ोसन रमा के साथ मंदिर जाती है, जहाँ पहुंचकर पूजा पाठ करके दोनों बातें करते हुए घर लौट रही थी। तभी अचानक कावेरी को अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चक्कर आता है और वो गिरने ही वाली थी कि तभी रमा उसे संभालते हुए कहती है, क्या बात है कावेरी, आज सुबह से मुझे तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभी तो तुझे चक्कर भी आ रहे हैं, तेरे पैर भी सूजे हुए हैं। पता नहीं रमा क्या हो गया है, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। एक काम कर, तू मेरे साथ चल, यही मंदिर के पास मेरी सहेली का क्लिनिक है, एक बार डॉक्टर को दिखा ले, पता चले कोई बड़ी बात हो जाए। आजकल बीमारी का कोई पता नहीं चलता। रमा इतना कहकर कावेरी को लेकर अपनी सहेली के क्लिनिक पर जाती है और डॉक्टर को सारी बात बताकर उसका चेकअप करवाती है। चेकअप के बाद कावेरी को डॉक्टर से पता चलता है कि वो गर्भवती है, जिसे सुनते ही कावेरी और रमा के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों घर वापस आते हैं, जहाँ रमा
रूबीना को बुलाकर हंसते हुए कहती है। बहू जल्दी से मुंह मीठा करवा, मुझे तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी आंटी जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे बहू, जहाँ हम तेरे और साहिल के बच्चे की खबर सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे, वहीं आज मुझे तेरी सास के दूसरे बच्चे की खबर मिली है। तेरी सास तो इस उम्र में भी बाजी मार गई, तू पीछे रह गई बहू। आंटी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी सास की ये उम्र थोड़ी ना है दूसरा बच्चा करने की। मुझे आपका ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। भगवान कसम बहू, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तेरी सास का दूसरा बच्चा आने वाला है। तेरी सास गर्भवती है। हम अभी डॉक्टर के पास चेकअप करवा के ही आ रहे हैं। मेरा विश्वास नहीं है तो अपनी सास से ही पूछ ले। माँ जी, आप सच बताइए, क्या आंटी जी जो कह रही हैं वो सच है? आपका दूसरा बच्चा आने वाला है? बहू, वो रमा सही कह रही है, मैं गर्भवती हूँ। मुझे पता ही नहीं लगा, मैं खुद शर्मिंदा हूँ। जहाँ एक तरफ रूबीना अपनी सास के दूसरे बच्चे की बात सुनकर अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है, वहीं दूसरी तरफ उनसे कुछ दूर खड़े उसके ससुर राजेंद्र और उसका पति साहिल, जो कि उनकी बातें सुन रहे थे, उनके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। तभी वो उनके पास आते हैं और राजेंद्र अपनी पत्नी कावेरी से कहता है, क्या हम लोगों ने जो भी सुना है वो सच है? हाँ जी, आपने सही सुना है। कोई बात नहीं माँ, इसमें आपको ना सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। साहिल बिल्कुल सही कह रहा है कावेरी, और वैसे भी तुम ही तो एक लड़की चाहती थी ना। लो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। आप ये क्या कह रहे हैं ससुर जी? ये कोई उम्र थोड़ी ना है माँ जी को दूसरा बच्चा करने की। जिस उम्र में इन्हें अपने पोते पोती को खिलाना चाहिए, उस उम्र में ये मेरी ननद या तेवर को खिलाने की बात कर रही हैं। लोग हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। मैं लोगों के सामने अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती हूँ, इसलिए आप इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दीजिए। वैसे रूबीना बहू बात तो सही कह रही है। लोगों को पता चलेगा तो उन्हें तो मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। जब मैंने ये बात सुनी थी तब मैं भी बहुत हैरान हो गई थी। रमा जी देखिए, ये हमारा फैमिली मैटर है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप अपने घर जाइए और आग में घी डालने का काम तो मत ही कीजिए। भाई साहब, आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मुझे भी कोई शौक नहीं लग रहा है किसी के घर के मामले में पड़ने का। वो तो अपना समझती हूँ, इसलिए बोल दिया। मैं खुद ही जा रही हूँ। रमा इतना कहकर गुस्से में अपने घर चली जाती है, जिसके बाद रूबीना अपने ससुर राजेंद्र को ताना मारते हुए कहती है, ससुर जी, रमा आंटी पर चिल्लाने से क्या होगा? आज ये बोल रही हैं, कल तो पूरा मोहल्ला बोलेगा। अब किस किस का मुंह बंद करवाएंगे आप? सासू माँ, मेरी बात मानी तो आप अबॉर्शन करवा लीजिए। रूबीना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? बेटा, बहू सही कह रही है। बहू, मैंने डॉक्टर से बात करी थी, लेकिन इस उम्र में अबॉर्शन नहीं हो सकता। इससे मेरी जान को खतरा है। माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं लोगों से क्या कहूँगी कि खुद बच्चे पैदा करने की उम्र में मैं अपनी सास के दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी कर रही हूँ। आपको इस उम्र में दूसरा बच्चा नहीं करना चाहिए। समाज में मजाक बनकर रह जाएगा हमारा घर। रूबीना इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ धीरे धीरे रूबीना की सास के दूसरे बच्चे की बात नाते रिश्तेदारों से लेकर गली मोहल्ले में भी फैल जाती है। सभी लोग उसके घर का बहुत मजाक उड़ाते हैं, पीठ पीछे हंसते हैं। ये सब रूबीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक रोज शाम के समय रूबीना मार्केट से घर लौट रही थी। तभी मोहल्ले की औरतें उसे रोकते हुए कहती हैं, बहू, सुनने में आया है कि तेरी सास दूसरा बच्चा कर रही है। बताओ बहन, ये कोई उम्र है बच्चा पैदा करने की? कावेरी को कुछ तो सोचना चाहिए। तुम सही कह रही हो बहन, लेकिन जब लोग बेशरम हो जाते हैं तो उन्हें क्या ही कह सकते हैं। नाती पोतों की उम्र में माँ बनने की तैयारी कर रही है। अपनी पड़ोस की औरतों की बात सुनकर रूबीना को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे अपने घर आती है और अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। तभी साहिल वहाँ आता है और कहता है, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं यहाँ रहकर अपनी सास के दूसरे बच्चे की बात सुनकर अपनी और इंसल्ट नहीं करवा सकती। अब मैं उसी दिन इस घर में वापस आऊंगी जब आप लोग माँ जी का अबॉर्शन करवाने के लिए तैयार होंगे। रूबीना इतना कहकर अपना घर छोड़कर अपने मायके जाती है। समय बीतता है। समय के साथ रूबीना को पता चलता है कि वो भी गर्भवती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश थी और अपनी माँ गीता के पास जाकर वो कहती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी साहिल जी को कॉल करके बताती हूँ। पागल हो गई है क्या? अभी कौन सा तेरी उम्र निकली जा रही है जो तुझे माँ बनने का शौक लग रहा है? एक काम कर, अभी तो इस बच्चे का अबॉर्शन करा ले।
माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरा बच्चा है, मैं इसका अबॉर्शन नहीं करवा सकती। अच्छा, तो तूने अपनी सास को अबॉर्शन कराने के लिए क्यों कहा? जैसे तुझे अपने बच्चे से प्यार है, वैसे ही उन्हें भी तो है। औलाद सबकी एक समान होती है, चाहे जिस भी उम्र में वो उसकी कोख में आई हो। अपनी माँ गीता की बात सुनकर रुबीना को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो तुरंत अपनी ससुराल जाती है और अपने सभी घर वालों से अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही अपनी सास के दूसरे बच्चे की खबर को दिल से स्वीकार करती है और लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने परिवार वालों के साथ खुशी से रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।